नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेड अप ऑन में। हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यू हैं उन सब की चर्चा बारी बारी से आपसे कर रहे हैं। अभी कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? कल हमने पढ़ा कि जो जून 2020 में नई नियुक्तियां हुई थी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, उन नियुक्तियों की बात की। इन सब से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हों, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, वीडीओ, एसएससी, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, आरपीएफ, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का, वो होगा सूचकांक। आपको पता है कि देश एवं विदेश की संस्थाओं द्वारा तथा साथ ही साथ सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में देश एवं संस्थाओं के जो रैंक होती है उसको जारी किया जाता है। किसी किसी रैंक में हम देश के इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वहीं कभी कभी हम राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के रिपोर्ट लेके आते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट देश के स्तर पर भी प्रदेश के स्तर पर भी दोनों जारी की जाती है। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर भी, प्रदेशों के बीच या फिर विभिन्न देशों के बीच की भी रैंकिंग जारी की जाती है। समान रूप से दोनों बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्वास्थ्य में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, शिक्षा में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, स्वच्छता में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। यहां तक, इस लेवल तक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो वर्ष 2020 में प्रकाशित नवीनतम सूचकांकों की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी हम पढ़ेंगे कि जो नए इंडेक्सेस आए हैं 2020 में, इससे संबंधित सवाल लिख के ले लीजिए। हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे ही आपको। अगर 2 नहीं मिलते तो 1 प्रश्न पक्का मिलेगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझिए कि वो 1 नंबर पक्का होगा, क्योंकि ये जो सूचकांक हैं ये एकत्रित किए गए हैं इसी बिहाफ पर कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं सूचकांक पढ़ना। अपने साथ पेन और पेपर ले लीजिए। मैं हर बार बताता हूं आपको, हर वीडियो से पहले ये जरूर बताता हूं कि पेन और पेपर अपने साथ रखिए। शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला हम सूचकांक देखने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। देखिए, जारी किसके द्वारा की जा रही है? जारी की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। भारत का 112वां स्थान, कौन सा? भारत का 112वां स्थान, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 4 स्थान की गिरावट पिछले सूचकांक से आई है। यहां तक प्रश्न पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। 112वां है तो मतलब इसके पहले 116वां रहा होगा। साथ ही साथ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। भारत का स्थान 112वां। राजनीतिक सशक्तिकरण में सुधार हुआ है जिसमें रैंक 18वीं आई है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 150वीं, शिक्षा की 112वीं एवं आर्थिक अवसरों में 149। ये सारे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में समानता के आधार पर तैयार। ये जो आपको देख रहा है कि आपको सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, इसी आधार को रिपोर्ट बनाकर, इसी को बेस बनाकर ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार की जाती है कि विभिन्न देशों में स्थिति क्या है, आर्थिक अवसरों में समानता की स्थिति क्या है,
महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण कितना हुआ है, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है, महिलाओं की शिक्षा कैसी है, इन्हीं को आधार बनाया जाता है। विभिन्न रिपोर्ट्स आपने देख ली कि स्वास्थ्य में महिलाओं का 150, शिक्षा में 112 और राजनीतिक सशक्तिकरण में ऊपर हुई है, क्योंकि आजकल आपको देखने को मिला होगा कि कई सारी लड़कियां राजनीतिक में आगे आ रही हैं। पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं होती और महिलाएं पुरुषों के कहने पर वोट डालती हैं, इसलिए उनको राजनीतिक में भागीदारी लेने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है। ये परसेप्शन बदल रहा है। आज की महिलाएं आपको अपने आसपास महिला प्रधान, महिला सरपंच देखने को मिल जाएगी, महिला विधायक देखने को मिल जाएंगी, और हाल ही में आपने तो बहुत सारी कद्दावर महिला नेत्रियों का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो देखिए कि राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है, फिर भी अभी संसद में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। जरूरत है महिलाओं को आगे आकर के राजनीति में भागीदारी करने की। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की रैंकिंग 112वीं और 4 स्थान नीचे खिसका है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, आइए इसको देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की कौन सा स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो है आपका, साफ कर दो, 102वां। कौन सा? 102वां। भारत की रैंकिंग 102 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। साथ ही साथ 5 वर्ष आयु से कम के बच्चों में मृत्यु दर में सुधार हुआ है, यानी हंगर इंडेक्स में 102वां रैंक है। और जो 5 साल के से कम बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जिसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो उसमें सुधार हुआ है, यानी वो कम हुई है। और साथ ही साथ बच्चों के जो दुबलापन दर थी वो 37.9% है। 6 से 28 माह के सभी बच्चों में केवल 9.6 को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रैंकिंग तो 102वीं है, लेकिन साथ ही साथ जो भारत में बच्चों में दुबलापन की दर है वो है 37.9%। साथ ही साथ 6 से 28 माह के जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ 9.6% बच्चों को जो आहार है, सुनिश्चित आहार की आपूर्ति हो पाती है। सोचिए कितनी विकट स्थिति है कि बच्चों को हम संपूर्ण आहार नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इस पर सरकार को एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की जो स्थान था वो कितना है? 102वां। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी। एसडीजी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और भारत का स्कोर 2018 के से 57 से बढ़कर 2019 में 60 हो गया है, यानी ये अपने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। 57 से बढ़कर 60 हो गया। 50 अंक के साथ बिहार का जो स्थान है वो एसडीजी में सबसे नीचे है। किसका? बिहार का स्थान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। वहीं 70 अंकों के साथ केरल जो है वो नंबर 1 पर है। बिहार का सबसे खराब कितना? 50 अंकों के साथ सबसे लास्ट में। वहीं केरल प्रथम स्थान पर है। किसमें? एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। एसडीजी का वर्ल्ड इंडेक्स भी निकलता है, लेकिन ये इंडिया इंडेक्स है, इसलिए स्टेट्स के बीच जो है वो रैंकिंग निकाली जा रही है। तो बिहार सबसे खराब 50 अंकों के साथ, वहीं केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। क्या? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। माइग्रेशन की जो हिंदी होती है वो है प्रवासी। ठीक है, क्या होती है? प्रवासी, यानी जो एक जगह से काम की तलाश में दूसरी जगह लोग जाते हैं उनको प्रवासी बोलते हैं।
आंतरिक प्रवासन भी होता है और बाह्य प्रवासन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड माइग्रेशन की, ठीक है। और इसमें बताया ये गया है कि भारत में 17.5 मिलियन प्रवासियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा जो है केंद्र है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पत्ति वाला देश है, केंद्र है। संख्या कितनी है? 17.5 मिलियन। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये जो इंडेक्स थे वो सामाजिक चीजों से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इंडेक्सेस जो हैं वो राज व्यवस्था से रिलेटेड हैं, यानी शासन से रिलेटेड है, ठीक है। शासन से रिलेटेड जो पहला इंडेक्स है हमारा वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी लोगों में घूस लेने के प्रति जो परसेप्शन बना हुआ है कि बिना घूस दिए कार्य नहीं होता है, उस टाइप का जो दिमाग में एक सोच बैठ गई है, उसकी कितनी रैंकिंग आई है। ध्यान रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 भारत की रैंकिंग घटकर 80 हो गई है, ठीक है, जबकि स्कोर 41 स्थिर बना हुआ है। यानी भारत की रैंकिंग पहले इससे ज्यादा थी, अब घट करके 80 हुई है। यानी भारत में जो करप्शन लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जितना स्कोर पिछली बार था उतना ही स्कोर अब की है, 41 अंकों के साथ इसका स्कोर स्थिर बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र सूचकांक। क्या है? लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेटिक इंडेक्स। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे। तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो बहुत खराब रह रही है। भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, 51वां स्थान है। 51वां स्थान भारत का है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ हर प्रकार की संविधान के द्वारा हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है हमारा, ठीक है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है, सबको काम पाने का अधिकार है। ये सारी चीजें संविधान में वर्णित हैं, आप लोगों को पता भी होगा। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक में। और याद कैसे रखेंगे? तो आप समझिए कि कहीं भी आप निमंत्रण देने जाते हैं तो लोग 21, 51, 11 रुपए देते हैं ना। तो आजकल 21 और 11 वाला कॉन्सेप्ट तो रह नहीं गया है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? 51 रुपए का। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप किसी को निमंत्रण देते हैं उतनी ही रैंकिंग है भारत की किसमें? लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र में ज्यादा लोग होते हैं, सबको समानता का अधिकार है, तो 51वीं रैंकिंग है भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी जो पत्रकारिता है हमारी विश्व में वो किस प्रकार की है। तो भारत में 2 स्थान नीचे आकर 142वें स्थान पर है। यानी पिछली बार भारत 140वें स्थान पर था, लेकिन 2 स्थान उसकी पत्रकारिता के लेवल का और गिर गया है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज देखने को मिली है कि जो पत्रकारों की सुरक्षा की बात थी उसमें वृद्धि हुई है, यानी सुरक्षित माहौल बना हुआ है पत्रकारिता के लिए। पत्रकारों की सुरक्षा पहले की तुलना में बढ़ी है। जितनी असुरक्षा पत्रकारों को पहले थी उससे अब थोड़ा सा ज्यादा हुई है। लेकिन रैंकिंग में 2 स्थान की गिरावट, पहले 140वें स्थान पर, अब आ गया है 142वें स्थान पर। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चौथा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी करता इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पीस की। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 2018 में आतंकवाद के कारण होने वाले वैश्विक स्तर की मृत्यु में 15.2 की गिरावट हुई है। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, यानी जो आतंकवाद के कारण मृत्यु होती थी
वो उसकी दर में अब कमी आई है, 15.2% कमी आई है, यानी आतंकवाद पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। इकोनॉमिक ये जारी करता है आईईपी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में की सूची में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7th। किस सूची में? टेररिज्म, आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बगल ही खलीफा बैठे हुए हैं पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया जाता है, ऐसा देखने को भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत आतंकवाद की सूची में कितने नंबरों पे आता है? 7वें नंबरों पे। लेकिन एक और अच्छी बात हुई है कि जो आतंकवाद से मरने वाले लोगों की संख्या है, प्रभावित लोगों की संख्या है, उसमें 15.2% की गिरावट भी देखने को मिली। बात ग्लोबल पीस इंडेक्स की, ग्लोबल पीस इंडेक्स की, विगत 5 वर्षों में पहली बार वैश्विक शांति में सुधार हुआ है, यानी पिछले 5 वर्षों के मुकाबले अब की बार वैश्विक शांति ज्यादा देखने को मिली है। हालांकि 2018 से भारत का जो स्थान है वो 141वां हो गया है। 2018 136वां था, अब की 141वां हो गया है, परंतु वैश्विक शांति में सुधार देखने को मिल रहा है। यहां देखिए 2018 में 136वां, जबकि अब की 141वां हो गया है। 136 से 141 किसमें? पीस इंडेक्स में, शांति सूचकांक में 141 हो गए हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी सूचकांकों की। अर्थव्यवस्था संबंधी सूचकांकों में सबसे पहले बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। भारत का एमपीआई मान वर्ष 2005-6 में 0.283 था, कम होकर अब 2015-16 में 0.123, यानी जो बहुआयामी गरीबी वाला सूचकांक था उसमें जो स्कोर था भारत का 2005-6 में वो था 0.283, जबकि 2015-16 में वो घट करके हो गया है 0.123। सर्वाधिक गंभीर एमपीआई वाले 4 राज्य हैं। कौन से? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सब बिहार उत्तर प्रदेश से ही सटे राज्यों की सीमाएं हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ आसपास के जिले जो हैं, वो आसपास के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो एमपीआई यानी मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स में साथ आते हैं। सबसे खराब स्थिति है इनकी, और उसमें भी सबसे खराब स्थिति किसकी है? बिहार की। बिहार। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में कमी और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में कमी से अधिक है, यानी जो निर्धनता में कमी का लेवल है वो गांवों में ज्यादा है बजाय शहरों के, यानी गांवों के लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से निर्धनता से बाहर आ रहे हैं बजाय शहरों के। और लोग क्या सोचते हैं कि शहरों में रोजगार हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जस्ट विपरीत ये रिपोर्ट हमको दिखाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम मानव विकास रिपोर्ट, जो एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्या? मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट भी जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अभी आपने देखा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो भी जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई यूएनडीपी के द्वारा। 179 देशों में 129वें स्थान पर रहा है भारत। 189 कंट्रीज में 129 रैंक है इंडिया की। 1990 से 2018 के बीच प्रति व्यक्ति आय में लगभग 250% की वृद्धि हुई है, ये रिपोर्ट में मेंशन है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, यानी
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ILO। किसके द्वारा? ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, जबकि आपका आउटलुक रिपोर्ट, विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो ILO के द्वारा जारी की जाती है। 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 2.5 मिलियन वृद्धि होगी। कार्यशील निर्धनता को प्रतिदिन $3.20 की आय के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी ऐसी निर्धनता जो कार्यशील होने के बावजूद निर्धन है, तो उनको इस प्रकार की प्रतिदिन $3.20 मिल रहा है, तो उसके रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इतना नहीं भी ध्यान रखेंगे। देखिए, जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं वो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वहां से सवाल बनते हैं, इस वजह से उसको बताना भी जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना की जरूरत है कहां, कि आप विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट में क्या बताया गया है। जहां भारत की रैंकिंग की जरूरत है वहां भारत की रैंकिंग भी आपको बता रहा हूं। मानव विकास रैंकिंग में भारत की 129वीं है, यह आपको रट लेना है। भारत कौशल रिपोर्ट यानी स्किल इंडिया रिपोर्ट भी आती है, तो आपको पता है नीति आयोग स्किल इंडिया रिपोर्ट और UNDP एवं अन्य संस्थाओं की मदद से यह जारी कर रहा है। भारत कौशल रिपोर्ट, ठीक है। भारत कौशल रिपोर्ट विगत 3 वर्षों में भारत के युवाओं की नियोजनीयता यानी रोजगार पाने की जो दर है स्थिर बनी हुई है। बता रहा है कि विगत 3 वर्षों में भारत के युवाओं की नियोजनीयता स्थिर बनी हुई है, जो नौकरी के लिए तैयार प्रतिभागियों में 46.21% है। यानी अगर 100 लोग नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं तो सिर्फ 46 लोगों को किसी प्रकार की जॉब, प्राइवेट, सरकारी, मतलब वो रोजगार में लग रहे हैं, वो परसेंटेज है 46.21। महिला नियोजनीयता 47% की दर से बढ़ी है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यानी महिलाओं में जो नौकरी पाने की दर है वो लगातार बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2019 के अनुसार 47.39% से घटकर 46% हो गई। यानी पुरुषों में रोजगार की जो दर है वो घट रही है, लेकिन जो महिलाओं में रोजगार की दर है वो लगातार बढ़ रही है। ये बताती है आपको भारत कौशल रिपोर्ट 2020 UNDP एवं अन्य संस्थाओं की सहायता से जारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पिछले दिनों इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 190 देशों में के मध्य 63वें स्थान पर रहा है भारत। किस स्थान पर रहा है? 63वें स्थान पर। 63वें स्थान पर रहा है भारत 190 देशों में। हालांकि संपत्ति के पंजीकरण की सुगमता के मापदंड पर भारत की रैंकिंग 154वीं रही है। अनुबंध निर्माण के संबंध में रैंकिंग 163 एवं सुधारों के संबंध में लगातार तीसरे साल 10 सुधार वाला देश है। भारत शीर्ष देशों में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के लिए जो बेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, आपका अनुबंध निर्माण में आसानी है, बिजली है, ये सारी चीजों में भारत लगातार टॉप पर बना हुआ है। साथ ही साथ सुधार भी कर रहा है। 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर है। ठीक है, भारत 3 डिजिट से 2 डिजिट में आया है। 3 डिजिट में वो भी 150 प्लस, फिर 100 से 63। आपको बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। साथ ही साथ अगर हम बात करें अब कुछ कृषि संबंधित मुद्दों की, तो हमें देखने को मिलता है कि कृषि जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट्स आई हैं सब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वो देखते हैं हम, उसमें क्या है कि 2015 में कृषि जोतों का जो औसत आकार था
वो घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। यानी जो 2015-16 में कृषि जोत का औसत आकार है वो 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर था। यानी जो प्रत्येक किसान के पास कृषि जोत का आकार है वो इस समय कितना है, 2015-16 के अनुसार 1.08 हेक्टेयर, जबकि यह 2010 में 1.15 हेक्टेयर था। कृषि जोत में महिलाओं की हिस्सेदारी 12.79 से बढ़कर 13.87 हो गई है। यानी कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी जा रही है। कृषि जोत की कुल संख्या, अगर कृषि जोतों की संख्या की बात करें तो 13.8 करोड़ से बढ़ करके 14.6 करोड़ हो गई है। यानी कृषि जोतों की संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं लघु एवं सीमांत किसानों का अनुपात 86.21% है। यानी ऐसे किसान जो कि या तो उनके पास कृषि जोतों की संख्या कम है या वो सीमांत किसान हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या आपको कम देखने को मिलती है। जल संबंधी, अब देखिए समग्र जल प्रबंधन में जो सूचकांक है नीति आयोग द्वारा जारी, मतलब 600 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक से अत्यंत गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। 600 मिलियन भारतीय, उनको जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। 75% घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 81.67 घरों में नल का कनेक्शन नहीं है। इस वजह से सरकार की एक योजना चलाई जा रही है, हर घर नल हर घर जल। यानी प्रत्येक घर में नल पहुंचाने की जो कवायद है वो सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है। लगभग 75% घरों में जो पेयजल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित नहीं है। 81.67% घरों में जो है वो जल के कनेक्शन ही नहीं है। अब आगे देखते हैं ऊर्जा संबंधित सूचकांक की बात, यानी ऐसे सूचकांक जो ऊर्जा से रिलेटेड है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड एनर्जी एसोसिएशन IEA के द्वारा जारी 2035 तक कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान कोयले आधारित ऊर्जा के उत्पादन से अधिक हो जाएगा। साथ ही साथ अभी कोयला आधारित उत्पादन 30% है, यानी 80% है, सॉरी, कोयला आधारित जो उत्पादन है वो 80% है। यानी सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादित हो रही है वो कोयले से उत्पादित हो रही है। वहीं इंडिया रिपोर्ट 2020 में हम देखते हैं कि इंडिया 2020 रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट इन द डेप्थ रिव्यू ऑफ इंडियाज एनर्जी पॉलिसीज, सबसे पहले इंडिया की पॉलिसी का रिव्यू करते हैं तो देखते हैं नीति आयोग प्लस IEA के द्वारा जारी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता तथा चौथा सबसे बड़ा तेल शोधनकर्ता एवं निर्यातकर्ता। ठीक है, भारत में रिफाइनरीज भी हैं। भारत कच्चे तेल का आयात करके तेल का शोधन करता है, तो उस नंबर में कौन से पे आता है, चौथे नंबर पे। वहीं तेल का जो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 2040 तक भारत में ऊर्जा की मांग दुगुनी हो जाएगी। वहीं नवीकरणीय की ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी देखने को मिलेगी, 23%। कितनी, 23%, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट की बात करते हैं हम। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी होती है। साथ ही साथ G20 राष्ट्र सामूहिक रूप में कुल उत्सर्जनों में 78% उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, G20 जो देश हैं वो कुल उत्सर्जन का लगभग 78% उत्सर्जन उत्पादित करते हैं। यदि पेरिस समझौते के अनुसार कटौती हो तब भी 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि अपेक्षित है। पेरिस में एक समझौता किया गया था कि अब जो है तापमान
जो वृद्धि है उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं देश, उसमें कमी की जाएगी। अगर उस हिसाब से भी कमी की जाती है तब भी जो टेम्परेचर है विश्व का वो 3.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना अपेक्षित है। भारत अपने लक्ष्य से 15% बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, यानी भारत को जो लक्ष्य मिला था भारत उस पर अच्छे से अमल करते हुए अपने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आईपीसीसी का जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आई है। साथ ही साथ वैश्विक खाद्य प्रणाली विश्व के कुल 21 से 37% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वहीं जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, परिवर्तन सूचकांक है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन वाले सेक्शन में भारत की रैंकिंग 11वीं देखने को मिलती है। ठीक है, 11th रैंक है। नवीकरणीय ऊर्जा में 26वीं, ऊर्जा उपयोग में 9वीं, जलवायु में 15वीं, कुल रैंक 9वीं है। कुल रैंक हमें देखने को मिलेगी 9वीं जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अनुसार। अर्थात भारत जलवायु संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। भारत जलवायु संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है, ये हमें रैंकिंग्स बताती है। इस वीडियो में हमने कुछ रैंकिंग्स की चर्चा की आपसे, जो नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट्स थी। इसमें से आपको मेन याद रखना है कि कहां भारत की रैंकिंग कितनी है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में हमने स्टेट्स की भी चर्चा की, कुछ में कुछ परसेंटेज को भी आपसे बताया है। वो रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेन भी जैसे एग्जाम लेवल के हिसाब से, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखना है आपको, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और अगर आप एसएससी, जीडी, यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेन रिपोर्ट का है, जैसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का प्रदर्शन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 11वां, वहीं कुल रैंकिंग 9वीं रही है। इतना याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वहीं डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जैसे 51वां है, मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल रीड अप ऑन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर जब भी हमारी वीडियोस मिलें, आपको समय पर वो वीडियोस दिख जाएं। ठीक है, चाहे इस वीडियो को पसंद किया है आपने तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में और अच्छी वीडियोस मिल जाए। अगर इन वीडियोस का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जाकर के वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है या फिर कुछ प्रॉब्लम है वीडियोस को लेकर के, तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन तैयारी ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नीचे दिया हुआ है 9935537942। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ आपको लिंक और नंबर दोनों मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।